बच्चों तो स्टार्ट करें आज बिहार सिविल कोड का मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे और ये सेट नंबर क्या है, 3rd है। तो ध्यान देना, आज का सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन इस्तेमाल किया गया। ठीक है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का है, तो काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी और उसके 3 दोस्तों की औसत कितना, 55 किलोग्राम। यानी कि 4 लोग हो गए, पी और उनके 3 दोस्त, 4 लोगों का औसत कितना दिया हुआ है, 55 किलोग्राम। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से कितना 4 किलोग्राम अधिक है, उसके कितने दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, तो 3 दोस्तों का औसत भार कितना हो जाएगा, 3 गुना x हो जाएगा। माना कि x से अगर 1 का मानते हैं तो 3 गुना x यानी कि 3x हो जाएगा। यहाँ पर पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से कितना 4 ग्राम अधिक है। जितना औसत है उसे क्या करना है, 4 अधिक लेना है। ठीक है, तो पी का भार बताइए। तो काफ़ी ईजी है, देखो कैसे बनाया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी होने वाला 58 आएगा। देखो कैसे आएगा, काफ़ी ईजी। औसत जिसने पढ़ा होगा काफ़ी आराम से बना देगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे बनाया गया 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो पी का भार तो पता था, पी का भार क्या लिखा हुआ था, जो औसत भार है उसके दोस्तों का, उसे कितना 4 अधिक है तो x+4 लिख देना। ठीक है, तो x+4 आपने लिख दिया। 4 तो मतलब उसके 3 दोस्तों के भार से कितना 4 अधिक है, तो x+4 मैंने मान लिया। x+4 आपने लिखा। अब औसत निकालेंगे 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 3 गुना x हो जाएगा, नहीं 3 गुना हो जाएगा। जितना औसत आ रहा है उसे क्या, औसत कैसे निकालता, माना कि उसके 3 दोस्तों का कितना y है। ठीक है, 3 दोस्तों तो y और उसका औसत कितना मान के चल रहा है, x मान के चल रहा है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दोस्तों का जो एज है उसका जो सम होगा कितना आ जाएगा, 3x के बराबर आ जाएगा। तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे 3 दोस्तों का वेट कितना हो गया, 3x हो गया, मतलब जो भी भार है तो 3x हो गया। और इसका कितना हो गया, जिसका जो औसत है, औसत यानी कि x है, उससे क्या 4 अधिक यानी x+4 हो जाएगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल पुट कर देना, x+4 + 3x कितना हो जाएगा। ये टोटल कितना, 4 लोग है, 4 लोगों से कितना हो जाएगा, 4 गुना बटा 4 हो जाएगा, गुना का 55 हो जाता है। यहाँ क्या 4 जगह इधर तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल के फॉर्म में जाता है, कितना 4 गुना 55 लिखेंगे इसको। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल 54 आ जाएगा। लेकिन हमको मांग क्या रहा है, पी का भार, तो पी का भार क्या होगा, जितना औसत आ रहा है यानी कि दोस्तों का जो औसत है उससे कितना 4 अधिक यानी कि x+4 के बराबर, यानी कि 54 + 4 यानी कि 58 किलोग्राम, यानी कि 58 kg आने वाला है। तो काफ़ी ध्यान से जो औसत पढ़ा होगा वो काफ़ी आराम से बना लेंगे। इसका 58 kg आना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ये है, सेकंड क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप दिया हुआ ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है आधार 18 सेंटीमीटर, प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई क्या हो गई। तो सिंपल सी बात है, 50 में से 18 घटा लो और उसका आधा कर दो। तो 50 में से 18 घटाओ तो कितना बचेगा, खुद घटा कर देखो, ये तो पढ़ के बनाने वाला क्वेश्चन है। तो आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा। और 32 का आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु तो 2 भुजा बराबर होने वाला है ही, तो 32 का आधा लेकिन दोनों का दोनों होगा, तो 16 सेंटीमीटर आने वाला है। सही आंसर क्या होगा, डी, यानी कि 16 सेंटीमीटर। आधार दिया हुआ हमको भुजा की लंबाई चाहिए, और समद्विबाहु दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, 2 भुजा तो बराबर होना है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 53 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि x+3 + y/5 का विस्तार क्या होगा। अब तो जिसको फॉर्मूला पता होगा वही बना सकता है। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, सबने पढ़ा होगा क्या होता है, a क्यूब प्लस में क्या होता है b क्यूब, प्लस में 3ab × a + b होता है। पढ़ा है कि नहीं आपने। तब देखो यहाँ पे a क्यूब करोगे तो बोलोगे, तो यहाँ पे देखो 3 का क्यूब होने वाला है 27। देखो ये 3 ऑप्शन 27 है। देखो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब देखेंगे y का क्यूब भी दिया हुआ, y का क्यूब 125 और 120 यहाँ भी दिया हुआ। अब आता है क्या, मल्टीपल करोगे कैसे, तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 × x/3 गुना y/5, ये तो लिखोगे x/3 और प्लस में क्या लिखोगे y/5। अब मल्टीपल करके देख लो, जो बीच का टर्म आएगा वो कैसे आएगा, तो यहाँ आता 3 से 3 कैंसिल बचेगा x सिंपल। तो x मल्टीपल x² 3 आना चाहिए, x² बाई गुना 3 आना चाहिए। तो x² बाई गुना 5 गुना 3, देखो यहाँ 5 यहाँ नीचे बचो, यहाँ 15 आना चाहिए, यानी ये आ जाएगा, ये आ रहा है। यहाँ भी 15, यहाँ देखो x² नहीं लिखा, तो ये तो नहीं होने वाला, फर्स्ट तो होगा नहीं। अब यहाँ देखो ये 25, तो ये तो होना ही नहीं था। अब यहाँ देखो ये तो सही जा रहा है, यहाँ देखो ये भी सही नहीं जा रहा, 25 लिख रहा है, ये भी सही नहीं हो, तो सिंपल सेकंड नंबर ऑप्शन छट के निकल गया। तो कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लगाना है, जो आंसर आएगा आपने सॉल्व करके बनाना है, बी नंबर सही होगा, सोचने वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें तो क्या लिखा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्रमिक 2 छूट दिए जा रहे हैं, प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 259.20। यदि वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 720 रुपया, तो x का मान क्या होगा।
अब बनाओ। इसमें छूट का वैल्यू दिया हुआ है, क्रैमुल और बिक्रैमुल यहाँ पर नहीं दिया हुआ। देखो क्रैमुल बिक्रैमुल रहता क्या पढ़ते थे आप, ये क्रैमुल बराबर जो होता है वो बिक्रैमुल गुना क्या होता है, जो छूट दिया रहता है 1 - x/2 कर देते हो, फिर दूसरा छूट दिया रहता है तो क्या कर देते हो आप 2 - x/समथिंग कर देते हो, 1/x कर देते हो, ठीक है 2 - 1/x कर देते हो। तीसरा छूट बोलता है तो 3 - 1/x कर देते हो, इस तरह से कर देते हो। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, क्रैमुल बिक्रैमुल का चक्कर है ही नहीं, यहाँ सिंपल ऑलरेडी छूट दिया हुआ है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है ये आपको ध्यान देना। देखो बनाओगे तो देखो कैसे बनाया गया, इसमें 54 नंबर काफ़ी विस्तार से बनाया गया। अगर बनाना चाहोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ट्रिक से आपको बताया जाएगा, मैं बताऊँगा आपको। देखो 54 नंबर में देखो कैसे बनाया गया। पहले अंकित मूल्य दिया, पहला छूट पहले निकाला है, पहला छूट तो आप निकाले लोगे, x/100 कर देना, x% के छूट जो जो छूट निकल के आएगा, जो नया मूल्य आएगा उसमें से फिर एक छूट लगाना है। निकल के कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, नया मूल्य इतना आ रहा है, तो इसका फिर x% छूट निकालना। तो फिर देखो x/100 का है, तो फिर नया वाला इतना आ गया। अब इस छूट का वैल्यू दिया हुआ है 255, यहाँ से फिर सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये दिया, दोनों छूट का वैल्यू निकल गया, और दोनों छूट का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका फिर आप x का वैल्यू निकालो सॉल्व करके, तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो कितना ईजी है। आपको छूट दिया रहा है और साथ में क्या दिया रहा है, आपका वस्तु का अंकित मूल्य दिया रहा है, तो ये वाला ट्रिक लगाने वाला। कुछ नहीं करना है, पहले वस्तु का अंकित मूल्य लिख देना। देखो अंकित मूल्य, ठीक है, बराबर क्या लिखना है आपको, अंकित मूल्य जितना छूट बोल रहा है गुना का छूट जितना बोल रहा है, तो x% छूट बोल रहा है, ठीक है, तो x गुना 100 कर देंगे। तो ये जो छूट आने वाला है कितना बोल रहा है, छूट होने के बाद कितना 259.20 आता है, जितना छूट दिया रहेगा, यानी कि जो छूट रहेगा, छूट का जो वैल्यू रहेगा, जितना छूट दिया रहेगा उसे जितना बार बोलेगा। देखो कितना बार बोल रहा है, लगातार 2 बार बोल रहा है, 2 छूट, तो उससे डिवाइड करेंगे। 2 बार पूछेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 बार पूछेगा तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 बार पूछेगा 4 क्रमिक छूट दिया तो 4 से डिवाइड कर देंगे, बशर्ते छूट का वैल्यू दिया रहा है और अंकित मूल्य पता रहा है, तो उस कंडीशन में पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना % छूट निकलेगा, ठीक है, तो हमने बैठा दो वैल्यू। अंकित मूल्य दिया हुआ है 720 रुपया, ठीक है, छूट हमको पता है, छूट का वैल्यू पता है कितना 259 दशमलव कितना 0.20 है, 20 कितना बार दिया था, 2 बार दिया था, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करो आप, यहाँ गुना x/100 है। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आने वाला आप लोग देख लो, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना आने वाला है देख लेते हैं भाई। क्या हम देखो सॉल्व करने पे आप क्या आ जाएंगे, अब कौन सा नंबर है 54 नंबर, ठीक है, 54 का आंसर दे रहा है आपका, 54 का डी आने वाला, ठीक है। तो याद रखना सॉल्व करने के बाद 20 आपका आंसर आने वाला कन्फर्म। आप इसको सॉल्व करो, 720/100 259.20 अपन में 2 करना, ठीक है, तो आपको 20 आने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पाई चार्ट बनाया हुआ, ठीक है, जिसमें एक परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले मासिक व्यय को दर्शाया गया, यानी खर्च कितना हो रहा है वो दर्शाया गया। बच्चों की शिक्षा के लिए दिखाया गया, परिवहन किराए खर्च आदि दिखाया गया। पूछ रहा है क्या कि बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए, 3 चीज़। बच्चों की शिक्षा कहाँ है, बच्चों की शिक्षा 70 डिग्री, परिवहन पूछ रहा है, परिवहन 50, और साथ में पूछ रहा है क्या किराया, किराया कहाँ गया, किराया हो गया ये 60। तीनों जो बोल रहा है कुल राशि कितना प्रतिशत है ये बोल रहा है, तो कुल राशि पहले तो हम निकाल लो, तो कुल कितना हो गया 360 डिग्री तो हो गया ना, कितना % पूछा था 360 डिग्री हो गया कुल। अब माइनस कितना करोगे, कुल का कितना % है, कुल का कितना % देखो, यहाँ पर 60 हो गया, 50 हो गया, और यहाँ पर 70 हो गया, कितना हो गया 36 18 180 आ गया। तो 80 डिग्री 60 का कितना % है ये निकालो, तो लिख दो 360 का x% जो है वो 180 है। अब इसका वैल्यू निकालो कितना % है, सिंपल बन जाएगा। देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 100 और 18×36 2, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा, ये आपके लगभग 50% आने वाले हैं। 18×36 1/2 हो जाएगा, देखना 100 कितना, ये 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, एंड लगभग 50% आपका आने वाला। तो याद रखना सही आंसर क्या होगा, ए होने वाला। यही इसका बेसिक रूल है, जितना दिया 360 का दिया हुआ, 360 का कितना x% में इतना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, परसेंटेज निकालना था और कुछ नहीं। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको जाएगा, परीक्षा में दिया गया है, क्वेश्चन इसमें थोड़ा गलत सुधारा गया है। देखो एक बोल रहा है कि परीक्षा में 35% छात्र क्या हुआ है, एक विषय में क्या हुआ है, फेल हुआ है, पास की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। 42% दूसरे विषय में फेल हुआ है। अब बोला 30% जो है लोग है कि दोनों विषय में फेल हुआ है। तो बोल रहा है कि यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में फेल होने वाले कितने छात्र हुए, जो सिर्फ एक विषय में फेल है, ठीक है।
या तो फर्स्ट में हो या तो सेकंड में, दोनों को जोड़ के हो सकता है, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। तो केवल एक विषय में फेल होने की संख्या कैसे निकालोगे आप? इसलिए देखो आपने वो पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, ये वाला मेथड लगाना है। देखो आपने टोटल कितना है, 35% इसमें है, इसको मान लो 35% ए, और ये कितना है, बी विषय में कितना फेल हुआ है, माना कि दूसरा विषय में 42%, ये 42% आपने मान लिया। अब कॉमन बोल रहा है कि दोनों परसेंट कितना 30% है, कि दोनों फेल हुआ है, 30% क्या दोनों में फेल हो रहा है। बच गया कितना, इधर बच गया 5%, जो सिर्फ एक विषय में फेल होगा, दोनों में नहीं होगा, सिर्फ एक विषय में फेल होगा। तो यहाँ कितना बच गया, ये हो गया 42 में 40 घटा दो, कितना बच गया, ये आपका बच गया 2, यानी कि 12% इधर बच गया। 12 + 5 कितना परसेंट हो गया, 17%। जो लोग क्या हो गया, केवल एक विषय में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। दोनों विषय में क्या है, 30% है। जो बचा हुआ लोग हो जाएगा ना, सिर्फ से और सिर्फ क्या हो जाए, एक विषय में हो रहा है, दोनों विषय में नहीं हो रहा साथ में, केवल एक विषय में। तो कितना 17% जो है वो क्या हो रहा है, एक विषय में फेल होता है। आप निकाल लो 2500 का 17%, 2500 का 17% आप निकालो तो 425 आने वाला है। 2500 का क्या करना है आपको, निकालना है 17%, 17/100 कर लो, 100 तो ऐसे 25 गुना 17 करोगे तो कितना आ जाएगा, 425 आने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। इसमें पूछा जा रहा था पास, पास यहाँ पर नहीं होना है, यहाँ पे पूछा जाएगा फेल। सही क्या होना चाहिए, गलत करके यहाँ से सुधार के क्या करें, यहाँ लिख दो फेल होने वाले लोगों की संख्या। तो ठीक है, फेल कितना होगा, 425 विद्यार्थी कुल हैं जो क्या आ जाएगा, केवल और केवल एक विषय में फेल होंगे, दोनों विषय में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57 में बोल रहा है, इसमें लिया होगा साइन a + b का वैल्यू दिया हुआ √3/2, ओके, और कॉस a - b का वैल्यू दिया √3/2। अब पूछ रहा है क्या, के और बी का संभावित मान क्या होने वाला है। अब लगाओ अंदाज, कैसे लगाओगे अंदाज, कुछ नहीं करना, √3/2 को पता चल जाएगा कि वैल्यू किसका है, तो आप आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालो आप देखो, √3/2 के साइन में किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का होता है, तो a + b तो 60 डिग्री तो आ गया ऐसे ही। देखो a + b है ना, √3/2 क्या लिख सकते हो, 60 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं, 60 डिग्री साइन 60, तो a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे √3/2 कॉस में लिखना चाहते हो कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस a + b वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना, यानी कि जोड़ने के बाद आना चाहिए 60, घटाने के बाद आना चाहिए कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो देख लो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 45 से 15 कितना 60 आ रहा है, कि नहीं। ये ऑप्शन से भी जा सकते हो डायरेक्ट आप, कि 60 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है, तो जोड़ने पे 60 आना चाहिए और घटाने पे 30 आना चाहिए। जोड़ने पे देखो 60 आ रहा है और घटाने पे 30 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ √3/2 वैल्यू पुट करना है साइन में, यहाँ पे कॉस में, आप ए और बी दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन जितना जल्दी बना सको आप। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दिया हुआ कि अल्फा और बीटा दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ x² - 5x + m, ऐसे शून्य हैं जो कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना 1 के बराबर है। तो m का वैल्यू पूछ रहा है क्या होने वाला है, m का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, या तो डायरेक्ट आप अंदाजा लगा कर निकाल सकते हो, या तो इसका एक तरीका है, बेस्ट तरीका है, अंदाजा लगा देखो आप कैसे कर सकते हो। 5x लिखा हुआ है, तो इतना तो आना चाहिए कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या 2 अंकों क्या आना, 5x आना चाहिए। और यहाँ एम पे, यहाँ पे x पे तो कुछ होना नहीं है, एम पे कुछ ऐसा संख्या होना चाहिए जिसे जोड़ने या घटाने पे 5 माइनस में आना चाहिए, वो भी। तो छोड़ के देखो यहाँ पर 6 रहेगा तो क्या करोगे, -6 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -5 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो 6 आना चाहिए एम का वैल्यू, है कि नहीं। तो देखो कैसे बनाएगा वो तरीका, वो अंदाज लगाकर। और डायरेक्ट बनाना चाहो तो देखो कैसे है इसका तरीका। 58 नंबर, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, वैल्यू आपने पढ़ा होगा 8 या 8 ही क्लास में पढ़ा होगा आपने। 58 नंबर देखो, अल्फा + बीटा का वैल्यू आपने पढ़ा है। देखो अल्फा - बीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ, तो ये तो हमको नहीं जानना है। अल्फा - बीटा 1 दिया हुआ है। आप जो पता है शून्यों का योग को पढ़े, अल्फा + बीटा का क्या होता है, ये होता है b/a। जो 2 शून्य निकलेंगे इसके, उसका वैल्यू कितना था, b/a। तो b का वैल्यू कितना दिया, -5। और यहाँ पे कोफिशिएंट b और a क्या है, कोफिशिएंट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड टर्म, मतलब माइनस क्या होगा 5 हो गया, a क्या हो गया, a = 1 आ गया, तो -5/1, यानी अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना निकल गया, -5 आ गया। और यहाँ पर अल्फा - बीटा का वैल्यू 1 दिया, दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका बीटा का वैल्यू निकल के -√3, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा -2 निकल जाएगा, ठीक है। अब आप माना कि शून्यों का गुणनफल कितना होता है, तो शून्यों का गुणनफल होता है कितना होता है, c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c का वैल्यू नहीं हमको पता है, m दिया हुआ है, तो आपने m लिखा। और a हमको पता है, m का a का मैग्नीट्यूड क्या है, फर्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड 1 है, तो क्या ना 1 लिखेंगे। अब यहाँ पुट कर दो, अल्फा × बीटा का वैल्यू पता करते हैं, -2 × 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अपन में m × 1 हो जाएगा, कितना m का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिंपल, दो चीज़ आपको याद रखना है कि शून्य का योग होता है कितना, b/a होता है, b/a मैग्नीट्यूड हो गया दोनों का, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। और गुणनफल जो होता है c/a होता है, ठीक है।
ये रहा, ये दो चीज़ आपको याद रखना तभी जाकर बनेगा। 58 नंबर बन गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, m बराबर 6, m बराबर 6, ठीक है। 57 58, ओ सॉरी, अब देख लो 58 बन गया आपका, 6 का सही आंसर होगा। अब लिखा हुआ माया और मीरा के 59 देखिए, माया और मीरा के वर्तमान आयु के अनुपात दिया हुआ 6:5 अनुपात है, और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 होता है। सिंपल है, अनुपात का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा आपका, कुछ नहीं करना। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि माया और देखो माया और मीरा, तो 6 मान लो, अपन ने 5x, ये तो मान लेके चल सकते हो, 6 और 5 है माया और मीरा। इसमें बोल रहा है कि कितना साल बाद, 11 साल 15 साल बाद, 15 ऐड कर दो, प्लस 15 नीचे भी ऐड कर दिए, अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8 आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू निकालो, आप एक्स का वैल्यू निकालोगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, ये आपके आने वाले हैं, पूछ रहा है किसका, मीरा का आयु पूछ रहा है ना, तो आपके कितने आ जाएंगे, 5 आने वाले हैं। एक्स का वैल्यू आपको सॉल्व करके देखना, आपको इसको सॉल्व करके देखना, एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब 5 आ जाएगा, मीरा का वैल्यू कितना दिया हो, 5x है, तो 5 गुना 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आएगा। कुछ नहीं करना, ये सिंपल लगा देना, रेशियो लिखना है, उससे 15 ऐड करके नया वाला रेशियो को बराबर कर देना, एक्स वाला 5 आएगा, और 5x यानी कि मीरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 साल, क्योंकि हम मीरा माने हैं 5x, ठीक है। अब आता 60 नंबर, 60 नंबर हो जाएगा कि यहाँ देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपसे देखते बच्चों से नहीं बना होगा, लेकिन ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको फॉर्मूला आता है, इसमें सारा का दिया हुआ, सीरीज का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 2,7 दिया हुआ, एक्स और वाई मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये 5 1 दिया हुआ है, एक्स और x3 दिया हुआ है, त्रिभुज 3 सोर्स दिया हुआ। यहाँ देखो x दिया हुआ है, x हमको पता नहीं है, हमको x फाइंड आउट करना, ठीक है। अब पूछा जिसका क्षेत्रफल ऑलरेडी पता हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है 18, तो पूछा x का संभावित मान क्या होगा, अब लगाओ अंदाज, तो देखो क्या होगा। 60 नंबर देखते हैं कैसे बनाया गया, काफ़ी ईजी है, सिर्फ आपको फार्मूला बताना चाहिए। 60 नंबर फार्मूला है आपका, देखो आप, त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है देखो कैसे होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2, यहाँ प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस नहीं दिखाया तो प्लस माइनस 1/2, अगर मैग्नीट्यूड निकाला तो उसमें यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। 1/2 जो फर्स्ट टर्म है ये याद रखना, 1 2 3 इस तरह से याद रखना, फिर 2 3 1 इस तरह से याद रखना। तो x1 x2 x3 तो लिख लेना पहले आपको, देखो x1 x2 और x3 लिख लेना है, उसका जो बचता है तो by2 माइनस by3 कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे by3 माइनस by1 करेंगे, फिर x3 हो गया तो फिर आ जाएगा by1 माइनस by2 आ जाएगा। तो यह ध्यान देना है कि 3 सीरीज में होने वाला है, और पहला याद रखना कि x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे, उसका सेकंड टर्म करके क्या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको ऑलरेडी सब चीज़ दिया हुआ है, x1 x2 देखो by3 भी दिया, लेकिन यहाँ पे देखो x3 का वैल्यू नहीं दिया था, x3 का वैल्यू कितना हम लिखे चले, x लिखे चल रहा है। यहाँ हमको क्षेत्रफल का वैल्यू पता है 18 दिया हुआ है, आप सॉल्व करो, प्लस माइनस लेके देखो एक बार क्या करेगा, सॉल्व करके यहाँ देखो एक बार क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं, तो ये आया अब कितना आ गया, 110 आ गया। अगर यहाँ पे लिखो माइनस लेके चल रहे हैं मैग्नीट्यूड का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो याद रखना है इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 और -2 दो चीज़ आ सकता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ना कि एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है, तो या तो 10 आएगा या तो -2 आएगा। देखो 60 नंबर क्वेश्चन, 10 या -2 आने वाला है। फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, 10 या -2, ए नंबर क्वेश्चन सही, देखो ए नंबर इसका क्या होगा, सही होगा, है कि नहीं, ठीक है। सेकंड को आता है, सेकंड है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त दिया हुआ है और महत्तम समवर्त, कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ 1920 और एचसीएफ दिया 16, और संख्या में से एक संख्या का वैल्यू पता है 240। ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है क्या होता है, उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना, 1920 गुना 16 करना है, डिवाइड कर देना 240 से, इसका वैल्यू 128 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ याद रखना, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, n1 इंटू n2, ये क्या हो गया, दोनों संख्या हो गया, ठीक है, ये होता है। तो याद रखना एलसीएम ऐसे दे देंगे क्या हो जाएगा, 1920 गुना 16 हो जाएगा, और नीचे में हमको क्या एक पता है, n1 पता है हमको, n2 फाइंड आउट करना, ये बराबर याद रखना 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, n2 यहाँ चला जाएगा, या सिंपल क्या करोगे, 1920 गुना 16 बटा डिवाइड कर दो 40 से, आ जाएगा कितना, 128 आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। सबसे ईजी क्वेश्चन था ये। इसमें आते हैं, इसमें पूछ रहा है कि व्यंजक का मान होता है, ये देखो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होंगे, 62 नंबर क्वेश्चन पूछा होगा। इसको बनाने का तरीका तो क्या है, बोडमास से तो बिल्कुल इसको बनाओ ही मत, ये बोडमास से बनेगा ही नहीं। यहाँ देखो क्या लिखा, 243 का स्क्वायर लिखा हुआ है, दो मेथड से बना सकते हैं इसका। पहला है बोडमास को छोड़िए दो, पहले क्या करो, जो फर्स्ट टर्म है ना उसको सेकंड वाले टर्म से, मल्टीपल को छोड़ दो, इसके बाद वाले टर्म को छोड़ दो। सिंपल क्या करना, 243 का स्क्वायर है, उसको डिवाइड करो 27 के स्क्वायर से, जो आएगा उसमें से फिर 6 से गुना करो, फिर जो 6 से गुना करने के बाद जो आएगा उसमें फिर 18 से भाग दो, ऐसे करना है,
बोडमास का रूल फॉलो ही नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो कि यहाँ पे कोई वजह तो होगा ना कि 243 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, सब 3 का क्यू या स्क्वायर जिस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, अंदाज लगा के देखो, तो कोई तो बचा होगा। तो इसको बनाने का एक और तरीका है, देखो कैसे 62 नंबर कैसे बनाएंगे, काफ़ी इजी तरीके से बनाएंगे। 243 का लिखा हुआ क्या, स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, 243 के लिए 3 का स्क्वायर, 3 का पावर क्या 5 लिख सकते हैं, ऑलरेडी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिया आपने, भागा 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, का स्क्वायर ऑलरेडी दिया होगा, स्क्वायर लिख दिया आपने। अब यहाँ पे कुछ 6/18 है, 6/18 तो 1/3 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 3 का पावर 10 हो गया, गुना कर दिया आपने, यहाँ क्या भागा 3 का पावर क्या होगा 6 हो गया, और ये भागा में लिया 1/3 क्या है, भागा में 3 हो गया, तो क्या होगा भागा 3 आपने लिख दिया, इसका पावर क्या होगा 1 हो गया। अब देखो देखो भागा का फॉर्म में तो क्या करते हैं, जो पावर आता है उसका घटाते हैं, तो 3 का पावर क्या हो जाए 10 - 6 - 1, कुल मिला के 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 27 इसका आंसर होने वाला है, समझे। या तो बडमास को फॉलो नहीं करो, या तो ये वाला ट्रिक लगाओ, सबसे बेस्ट है, 27 इसका आंसर आएगा, याद रखना है 62 का 27 बहुत सामने हो गया, 27 कि सी नंबर ऑप्शन का सही होगा, 27 सी, ठीक है। अब आते 63 नंबर में हो रहा है क्या कि एक लिखा हो, ए किसी कार को 25% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी बोल रहा है 40% भाग को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और बोल रहा है सी कार के 1/3 भाग को 13 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछा को सबसे तेज़ काम कौन करेगा, सबसे ईजी क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग। इसमें क्या करो, पूरा करने में कितना समय लगेगा, जो सबसे कम समय लगेगा वो सबसे जल्दी फिनिश करेगा। तब देखो अब एक ए 25% भाग कर रहा है 10 दिन में, तो 100% कितना दिन करेगा, 25 गुना 4 गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 4 हो जाएगा, यानी कि 40 दिन लेगा वो, लेगा कि नहीं। 25% भाग 10 दिन में कर रहा था, तो 100% भाग कितना दिन में करेगा 40 दिन में। अब बी का देख लो, बी बोल रहा है कि हम 40% भाग करते हैं 40 दिन में, यानी कि 100% भाग कितना दिन में करेगा 100 दिन में करेगा, तो इसका तो 100 निकल गया। अब निकाला सी का 1/3 भाग दिया हुआ, सिंपल 1/3 भाग कर रहा है कितना दिन में 13 दिन में, 1/3 तो हमको पूरा एक भाग चाहिए ना, यानी कि 100% भाग चाहिए, तो एक कर देंगे, तो एक पर निकालेंगे 13 क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यानी कि 13 × 3 यानी कि 39 दिन में करेगा, सी करेगा 39 दिन में। अब निकाल लो अंदाजा, तो सबसे कम समय कौन ले रहा है, सबसे कम समय ले रहा है सी, यानी कि 39 दिन ले रहा है ओनली, तो सबसे तेज काम कौन करेगा सी करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कुछ नहीं करना है, 100% काम कितने दिन में कर रहा है, बस जो सबसे कम समय ले लो वही सबसे तेज खत्म कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 64 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि ए बी और सी औसत आयु दिया हुआ है 22 वर्ष, जिसमें बी और सी का औसत आयु 25 वर्ष दिया हुआ है, तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होने वाली, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको औसत ऑलरेडी दिया हुआ है, कैसे बनाओगे, औसत का क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं होता, देखो कैसे होता है। इसमें आपको 3 लोगों का औसत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए और बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 लिख देंगे, औसत कितना दिया हुआ है 22 वर्ष है, तो 22 आपने लिख दिया। उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि बी और सी का औसत दिया हुआ है, बी प्लस सी लिखोगे बटा, और 2 लोग है तो 2 लोग का औसत कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई साहब 25 दिया हुआ है, देख लो 25 दिया हुआ है, तो इतना तो पता चला कि बी प्लस सी का वैल्यू पता हमको चल गया 50 आ जाएगा, दोनों कर लेंगे तो कितना, तो यहाँ लिख दो ए प्लस 50 लिख देंगे, बी प्लस सी का वैल्यू हम निकाल चुके, इससे 50 साल आ गया, 50 बटा 3 बटा 22, तो कितना आ जाएगा 66, तो 66 माइनस क्या करोगे मल्टीपल करोगे, इसको 66 आ जाएगा, 66 माइनस 50 करोगे ये जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आने वाला है 16 साल आया कि नहीं, देखो 16 साल आ रहा है। अब बोल रहा है कि 9 साल अधिक है, देखो क्या बोल रहा है ए की आयु जो बोल रहा है क्या 9 वर्ष के बाद बोल रहा है, 9 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, अभी तो इसका 16 हो गया, 9 वर्ष के बाद यानी कि 9 जोड़ देंगे बाद में, तो 16 में 25, यानी कि 9 वर्ष के बाद कितना साल हो जाएगा 25 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ने वाले एक लिखा एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, समचतुर्भुज है, ध्यान देने वाली बात है, समचतुर्भुज में क्या होता है सारा भुजाएं बराबर होता है, परिमाप 120 दिया हुआ, इसमें 2 समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर दिया हुआ, समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होने वाला है, क्षेत्रफल का जिसका फॉर्मूला पता है वो बना देगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि जो ऊंचाई होता है समचतुर्भुज जो होता है बीच में डिस्टेंस जो होता है जिसको बोलते हैं 2 भुजाओं के बीच में समांतर भुजा को जो दूरी होता है गुना में क्या करते हैं एक भुजा लेते हैं, ठीक है, तब जाकर फॉर्मूला क्या निकल जाता है समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकल जाता है। तो एक भुजा निकालेंगे क्या करोगे, इस तो 4 भुजाओं का वैल्यू दिया 120, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 120 भाग क्या कर दोगे 4, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, अब 15 दिया हुआ हमको ऑलरेडी डिस्टेंस दिया था, 15 से मल्टीपल कर दो, 15 3 45 यानी कि 450 आ जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है भुजा गुने एक भुजा गुने क्या होता है 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, जो कि दोनों वैल्यू आपको दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ तो इसे आप निकाल लोगे एक भुजा का वैल्यू, ठीक है। और तो 66 में आते हैं, 66 को हो रहा है किसी कार का क्रय मूल्य दिया हुआ है 15,000 रुपये, अब राजू बोल रहा है कि 5% छूट लाभ कमा के मोटू को बेच रहा है, अरे 5% एक्स्ट्रा बेच रहा है और मोटू को बेच रहा है, मोटू बाद में फिर से राजू को दे दिया,
2% हानि पे। लेकिन तब बोल रहा है कि राजू को फायदा हुआ, क्या हुआ, हानि हुआ। तो अब पता चल रहा है कि राजू को सीधा सीधा लाभ हुआ है। 5% पे बेचा था, 2% घाटा पे ले रहा है, तो लाभ होगा ही। लेकिन पूरा कितना लाभ हुआ, कैसे निकालोगे आप? तो देखो कैसे निकालोगे, इसका इजी तरीका क्या है, देखो 66 नंबर। देखो क्रैमुल तुमको पता है राजू का। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे कि राजू को क्रैमुल से कंपेयर करना था। क्रैमुल से कंपेयर नहीं करना, राजू जितना बेचा उससे हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहले देखो क्रैमुल कितना हो गया, ये हो गया 15,000, सॉरी 15 लाख, 1,50,000 हो गया, ठीक है। ये दिया हुआ 1,50,000 राजू क्रैमुल। अभी क्रैमुल निकालना है कितना, किसका, राजू के लिए, क्योंकि 5% ज़्यादा पे बेच रहा है। तो 5% यानी 105% निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 105% निकालें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1,57,500 आ जाएगा। कितना, 105% का वैल्यू आ गया, जो कि क्या है, मोटू का क्या है, क्रैमुल है ये। अब बोल रहा है राजू का क्रैमुल बराबर मोटू का बिक्रैमुल होगा। अब राजू के क्रैमुल जो है मोटू के बिक्रैमुल के बराबर होगा, नहीं मोटू का बिक्रैमुल। अब राजू क्रैमुल फिर से क्या कर रहा है, राजू क्रैमुल निकालना है हमको। तो क्या करोगे, यानी कितने में खरीदा, तो वापस कितने में खरीदा वो, मोटू बेचा तो ना, तो मोटू जितना में बेचा, मोटू को कितना में लिया था, ये देखो 15,7500 में लिया था, ठीक है। अब उसका कितना परसेंट, 2% घाटे पे बेच रहा है। तो 2% घाटा निकाल लेंगे, 58% हो जाएगा। इसका 58%, जितना वो खरीदा है मोटू उसका 58% लगो, 58% निकालो तो क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा उसका वैल्यू, कि 2% घाटा करने के बाद इतना वो क्या कर रहा है, राजू को वापस दे रहा है। तो राजू को वास्तविक लाभ क्या होगा, पहले इतना में बेचा, 15,775 इतना में बेचा, अब बाद में इतना रुपये में खरीदा उससे, 2% हानि पे जो बेचा इतना में खरीदा हो। तो कितना रुपये में खरीदा लगभग, तो लगभग वो कमा रहा है 3,150 रुपये कमा रहा है, लगभग 3,150 रुपये कमा रहा है सीधा सीधा। देख लो आप, कुछ नहीं करना इसमें, पहले 105% निकाल लो, दूसरा में क्या 98% निकाल लो। जो 105% है उसका 98% निकालना है, ना कि पहले वाला का, ठीक है। और दोनों कंपेयर करोगे आ जाएगा 3,150 रुपये। यानी कितना लाभ कमा रहा है, कौन कमा रहा है, तो राजू कमा रहा है। किससे कमा रहा है, तो मोटर से कमा रहा है, ठीक है। समझ गए, राजू लाभ कमा रहा है 3,150 रुपया। अब नेक्स्ट आता है 67 नंबर, बोल रहा है कि एक धन राशि है 8 बजते बजे दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष के बाद वह स्वयं का 4 गुना हो जाए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक है। बोल रहा है कि 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना कितने साल में हो जा रहा है, 8 साल में हो जा रहा है। अब पूछा है कि हमको 4 गुना करना है, तो जितना गुना करना है देखो पावर उतना चढ़ा देना है। 4 गुना करना है तो 2 गुना का 2 कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। अभी 2 गुना है तो 4 गुना करना है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिखेंगे, 4 गुना हो गया। अब यहाँ पे जो समय है उसमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। यहाँ पे देखो पावर में चढ़ाते हैं, यहाँ मल्टीपल में करते हैं, कितना लग जाएगा, 16 साल लग जाएगा 4 गुना करने में। सीधा आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर 16 साल, ठीक है। 68 नंबर में आता है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है छोटी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें, जिस संख्या जो है 5970 से घटाने में प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए क्या तरीका आपके पास है, कौन सा संख्या इसमें से घटाएंगे कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए एक ही तरीका का, आप इसका वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल जो पुराना वाला मेथड था आपको पहले मैं बताया था मैंने, पहले 2 को लेते हैं उसके बाद फिर 2 को लेते हैं। तो पुराना वाला मेथड से पहले आपको क्या वर्गमूल निकालने की कोशिश करना है, और वहीं पे जो शेष बचेगा उसको क्या करके घटाना है। देखो 68 में कैसे बनाएगा, 68 में देखो कैसे, पुराना मेथड देख रहे हो आप। 59 7 पहले 7 से लगा तो 49 आके बच गया कितना, 10 बच गया यहाँ से, फिर 7 7 14 हो गया, फिर 7 से लगाएंगे तो कितना 10 29 41 6 बच जाएगा। यानी कि हमको 41 घटा देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, 41 को घटाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, वर्गमूल निकालना, जो शेष बचेगा वही यहाँ पे है आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी होने वाला है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 59 नंबर बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी, जिसने पढ़ा होगा समानांतर श्रेणी वही बना सकता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। इसमें बोल रहा है कि 11वां पद और 18वां पद का अनुपात दिया हुआ है, तो पता होना चाहिए 11वां पद कैसे निकालेंगे, 18वां पद कैसे निकालेंगे। तो 11वां और 18वां पद दिया जिसका अनुपात कितना है, 2:3 है। अब बोल रहा है कि प्रथम 5 पदों का योग और प्रथम 10 पदों का योग का अनुपात कितना होगा, ये बोला जा रहा है। योग का अनुपात अब निकालो। हम तो पहले बता दिए कि 11वां 18वां पद का अनुपात बता दिया, पूछ रहा है कि योग जो 5वां है पहले से 5 का और फिर पहले से 10 तक का जो योग आएगा उसका अनुपात निकालना। तो कैसे निकालोगे, फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। तो आते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से 69 ध्यान से देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपी का है ये क्वेश्चन। समांतर जो श्रेणी होता है उसका, देखो कहाँ आ गया 69। देखो 11वां पद निकालना तो क्या करो, पहला पद प्लस में क्या करते हो, जेवा पद निकालना उसे क्या करते हैं, -1 करते हैं, यानी कि n-1 यानी कि 10d हो जाएगा। और डी जो होता है क्या, दो संख्याओं के बीच में क्या होता है, दूरी कितना है, यानी कि दूरी अंतर कितना है, उसे बोलते हैं डी। तो 11वां पद ऐसे निकाल लिए, a + 10d आ जाएगा। 18वां पद निकालेंगे तो निकल जाएगा a + 7
डी निकल जाएगा। अब दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो 2/3 कर दिया आपने। इसको सॉल्व करके आपने निकाल दिया ए और डी के बीच में रिलेशन, तो ए बराबर कितना आ गया 4D आ गया। ये तो हमारा कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं कि सम कैसे निकालेंगे। सम निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर 5 पदों का निकाल रहे हैं तो क्या करोगे, जितना पद को निकालो उसको अगर 2 से डिवाइड करो, तो 5 का निकाल रहे हो तो 5/2 कर दिया आपने। फिर जो पहला पद है उसको दुगना करना होता है तो 2A लिख दिया, और जितने पद करने उसमें क्या -1 करना है। 5 पदों को निकाल तो क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर डी रहेगा। तो याद रखना इसका सॉल्व करने के बाद कुल मिलाकर जो 5 पदों का योग आ जाएगा कितना 5/2 गुना 12D आ जाएगा 5 पदों का योग। फिर 10 पदों को इससे निकाला है तो 10/2 कर दिया, 2A लिखा, फिर 10 - 1 इंटू डी करा, फिर उससे क्या आ जाएगा कुल मिलाकर 10 पदों का योग पता चल गया। अब दोनों का अनुपात पता नहीं है, पूछना है। 5 में 10 का अनुपात दिया हुआ है नहीं, हमको पता करना। पता कैसे करोगे, या सिंपल डी तो कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे ही तो अनुपात सीधा सीधा निकालो तो कितना आ जाएगा 6/17 आ जाएगा। तो 6:17 आ गया कि नहीं। तो सही अंतर क्या होगा 6:17। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। 69 था ना, ओके 69। अब आते 70 पे देखो, तो क्या 6:17 है ना 6:17। इसका ऑप्शन नंबर क्या सी। नेक्स्ट पढ़ने वाले हो 70 नंबर। बोरा एक जल धारा की चाल दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर है, और स्थिर जल में एक आदमी की चाल दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर है। जल की धारा पता है और स्थिर जल क्या हो, स्थिर जल में आदमी की चाल हमको पता है। और साथ में पूछ रहा है कि धारा की दिशा में फ्लो कर रहा है 35 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी समय कितना लगेगा। पता है आपको धारा की दिशा में अगर समय फ्लो कर रहा है तो क्या होता है, जो आदमी का चाल है और जो धारा का चाल है दोनों क्या होता है ऐड हो जाता है, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगा उसका। याद रखना, अगर धारा की दिशा में अगर जाना है तो दोनों चाल को ऐड करना पड़ेगा। स्थिर धारा में जो आदमी का चाल है और साथ में धारा की जो चाल है दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 6 और 3 9 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। अब 37 किलोमीटर जाना तो क्या करो 37 9 कर दोगे, क्या निकाला चाल निकाला तो 2 समय हो जाएगा। तो 37/9 इसका आंसर आने वाला है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे बी को सॉल्व करके देखो तो 9 36 + 1 37/9 ये आ रहा है, 20 का सही आंसर होने वाला है। कुछ नहीं था, धारा की दिशा में पता होना चाहिए आपको कि धारा की दिशा में क्या करते हैं ऐड करते हैं। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में बोल रहा है क्या, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 71 नंबर। बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु को वृत्त की जगह स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करें। इसके लिए आपको दिमाग लाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाओगे, फिगर बना के। फिगर बनाना कैसे, देखो वृत्त बना दिया आपने, ये तो कन्फर्म है आपने। अब एक पॉइंट ले लो, ये बोल रहा है पॉइंट कोई है, ठीक है। ये बोल रहा है केंद्र से उसकी दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है स्पर्शरेखा खींचना है। स्पर्शरेखा तो ऐसे आप खींचोगे कि नहीं। आपने पढ़ा है कि कोई भी स्पर्शरेखा जो होता है उसकी त्रिज्या का क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर 8 क्लास में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। तो ये जो वैल्यू आता है 90 डिग्री आता है, सबको पता होगा। ये पता है कि नहीं, जो स्पर्शरेखा होता है त्रिज्या पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये तुमको ना पता चलता है, ये पता चल रहा है कि ये क्या है 5 सेंटीमीटर लग रहा है हाइपोटेनस है, नहीं लग रहा कि समत्रिभुज तो क्या हो जाएगा ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ये मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया ऑलरेडी दिया हुआ है। त्रिज्या हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको क्या निकालना पड़ेगा ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस क्या लिखेंगे आधार का स्क्वायर यानी कि 16 का रूट अंडर कितना आ जाएगा 9 यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो स्पर्श रेखा है उसका लंबाई कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको बताना चाहिए कि स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो बन जाएगा समत्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इससे निकाल के आप बना सकते हो, है कि नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। देख लो इसका आंसर क्या है डी 3 सेंटीमीटर, काफ़ी ईजी था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 6182, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज करेंगे इसमें, ध्यान दो वहाँ पे। 6182 समथिंग दिया हुआ 7354 दिया, उसमें पूरा 5 और 6 का अंकित मान क्या होगा। अंकित मान बोल रहा है, बहुत से बच्चे यहाँ गलती करेंगे कि अंकित मान को स्थानिक मान समझ बैठेंगे। तो स्थानिक मान नहीं समझना, अंकित मान का मतलब जो होता है जो इसका वैल्यू है वही अंकित मान होता है। स्थानिक मान पूछेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का वैल्यू 50 हो जाएगा स्थानिक मान। अगर 6 का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा ये समथिंग आ जाएगा 700, इस तरह से आ जाएगा। 6 के बाद सारा जीरो लगा देना तो हो जाएगा उसका स्थानिक मान। लेकिन स्थानिक मान नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है अंकित मान पूछ रहा है। अंकित मानों का योग क्या होगा, तो अंकित मान इसका 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 6 5 11। सही आंसर क्या होगा डी होगा। ध्यान देना अंकित मान और स्थानिक मान में अंतर होता है। अंकित मान यानी कि सिंपल उसका वैल्यू जो दिया हुआ वही। 73 में 73 बोल रहा है कि एक ऋचा की आय जो बोल रहा है मीना की आय से क्या है 9.111% अधिक है, अधिक बोल रहा है, देख रहे हो। अब बोल रहा है कि मीना की आय ऋचा की आय से कितना % कम हो गया। वो तो 9% अधिक हो गया, लेकिन अब बोल रहा है कम कितना हो गया ये।
रीचा क्या है जब मीना क्या है से इतना अधिक है, तब अब बोल रहा है मीना क्या है जो है रीचा से कितना कम है, तो कैसे लगाओगे? इसको बनाने का तरीका क्या है? बहुत ईजी है। इसके लिए आपको ट्रिक है, ध्यान देना। आप 73 नंबर देखो कैसे बनाया गया। 73 काफ़ी आसानी से बनेगा। जितना परसेंट दे दे वो, कि ये कितना ज़्यादा होगा तो दूसरा कितना कम होगा, इसलिए कुछ नहीं, जितना ज़्यादा आप बोल रहे हैं उसको पहले ऊपर लिख दो कि साढ़े जितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना, 100 है, 100 में क्या करना, और जितना परसेंट ज़्यादा उसको जोड़ दो, और साथ में क्या करना, मल्टीपल 100% निकाल लेना कि 100 से गुणा कर दो। सॉल्व करने के बाद कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 100/12, यानी इसका आ जाएगा 8/4/12। ठीक है, तो इसका आंसर ये होने वाला है 8/4/12। कुछ नहीं करना है, टोटल मतलब जितना कितना ज़्यादा हो रहा है वो लिखना है, प्लस में 100 प्लस कर देना, ज़्यादा गुना 100 कर देना, ये इतना क्या होगा उसका कमी हो जाएगा, परसेंटेज कमी। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ज़्यादा तो दूसरा तो कमेगा ना भाई, है कि नहीं? तो सिंपल बात है, इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है 8 कितना आया था, देख लो आप, 8/4/12, 8/4/12, यानी कि आंसर इसका सी होने वाला है। ठीक है, 74 में आते हैं। 74 में बोल रहा है कि आरोही क्रम में, व्यवस्थित निम्नलिखित दिया, आरोही क्रम में दिखा गया। ठीक है, बोल रहा है माध्यिका निकालिए, माध्यिका दिया हुआ 19 लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है माध्यिका दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालोगे आप? माध्यिका मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। माध्यिका मतलब होता है कोई भी संख्या का बीच का वैल्यू, जो क्रम दिया उसका बीच में जो संख्या है वही उसका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन कब है पॉसिबल है, जब वो क्या होगा, विषम संख्या होगा तो। लेकिन यहाँ काउंट करके देखो, सम संख्या आ जाएगा। देखो 6 9 15 x + 4 x + 8 x + 12, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। तो अगर सम आता है उस कंडीशन क्या लेता है, दो लोगों का क्या निकाल लेता है, एवरेज निकाल लेता है। जो बीच का दो संख्या होता है उसका क्या एवरेज निकाल लेता है। तो देखो 8 आ रहा है, तो 8 का आधा करो पहले, तो 4 हो गया। तो चौथा और पाँचवा का निकालेंगे क्या, एवरेज। तो चौथा कौन आ रहा है, तीसरे से 3 तो ये हो गया, चौथा आ रहा है ये, और पाँचवा आ रहा है ये, तो दोनों को जोड़ के एवरेज निकालो, तो वही क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। दोनों को जोड़ के क्या करना है, एवरेज निकालना है, यानी कि अनुपात निकालना है, समानुपात। तो वही करा गया है। देखो 74 नंबर काफ़ी ईजी तरीके से बनाया गया है। अब आपको ये आना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको बस। देखो कुल संख्या का 8 है, अगर सम संख्या निकल जाएगा तो आधा करेंगे, आधा करने के बाद जो ये पद और इसके आगे वाला पद क्या करेंगे, जोड़ के औसत निकाल देंगे। तो चौथा और पाँचवा पद का औसत निकालेंगे, वही हमारा माध्यिका होने वाला है। माध्यिका ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है 19, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है x + 6, तो x + 6 यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। पूछ रहा था x का वैल्यू बताओ, 13 आंसर होगा, है कि नहीं? यानी कि 74 का क्या होगा, ए होने वाला है आंसर। 74 का आंसर क्या होगा, देख लो आप, 74 का जो आंसर होगा आपका ए होने वाला है, 74 A 13, है कि नहीं? अब देखो अब निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √45 + √125 का वैल्यू दिया हुआ है 17.8, यानी कि 17.89 दिया हुआ, 180 प्लस इतना दिया हुआ, इसका मान पूछ रहा है। तो ये तो फालतू को तो दिया नहीं होगा, ये इतना मेहनत करके हमको निकाल नहीं सकते हैं, यानी कि इसी का यूज करके हमको निकालना ही है कि नहीं? जब दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे आप, इसका यूज करके इसको वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना, काफ़ी इजी ट्रिक है। देखो कैसे बनाया गया, ट्रिक कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 75 नंबर देखो कैसे करा गया, 45 + 125 लिखा है। ठीक है, 45 कितना लिख सकते हो, 45 के 5 9 45, 9 रहेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√5 लिख सकते हो, 3 3 9 45। √145 को क्या लिख सकते हो, 25 25 125, यानी 5√5 लिख सकते हो। दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 8√5 आ जाएगा। 8√5 को कितना देगा, इतना दिया, √5 को निकाल लिया अपना 17.89 समथिंग, अपन में क्या, अपन में 8 में कर दिया। ठीक है, अब निकालना है इसका वैल्यू। अब ये भी देखो √5 के टर्म में ब्रेक हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे इसको 36 गुना 5 180, तो क्या हो जाएगा, 6 × √5 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 16 × 85 लिख सकते हो, तो 16 गुना 16 का बाहर हो जाएगा, 4 × √5 हो जाएगा, कितना आ गया, 10 √5 आ गया। अब √5 का वैल्यू को पता है, तो 10 गुना √5 का वैल्यू कितना है, 17 रहता है, इसमें मल्टीपल कर दिए। देखो इसको करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा, सिंपल गुना करके निकाल लेना, 22.4 आ गया। आंसर नंबर इसका ए हो गया। 75 का आंसर क्या होगा, 75 का आंसर होने वाला है ए, 22.4 आएगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन बोला है कि समीकरण दिया हुआ, समीकरण में दिया हुआ है कि 4 + m का x² + m + 1 × x + 1 दिया हुआ, इसका मूल्य बोल रहा है कि बराबर है। तो मूल बराबर है m का वैल्यू निकालने पड़ता, मतलब पढ़ा होगा आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 8 या 10th में आपने पढ़ा होगा मूल कैसे निकालते हैं। अगर बराबर तो कंडीशन आप पढ़े होंगे आपने, तो मूल बराबर तो कैसे निकालते हैं, जो मूल का वैल्यू आता है कितना आता है, b² - 4ac के बराबर होता है, पढ़ा है कि नहीं आपने, b² - 4ac। तो b यहाँ पे क्या लिखा हुआ, m + 1 है,
इसका स्क्वायर करना है। अब -4 इंटू ए इंटू सी करना है। ए दिया हो ए और सी दिया 1, उसका क्या करना, 0 से क्वेट कर देना, वही आ जाएगा। फिर एम का वैल्यू कुछ नहीं करना, वो सिर्फ लगाना है ट्रिक और बढ़ा देना जो फार्मूला था कि अगर सम, अगर उसका जो शून्य है वो बराबर आते हैं, मूल्य जो है बराबर आते हैं, तो लगाते हैं bs का -4ac। वही नहीं करा, देखो कैसे निकालेगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन हमारे को है 76। देखो बस वही ट्रिक लगाना है, कुछ नहीं करना। 76 देखो है ना, bs का -4ac। अगर मूल्य बराबर तो इसके लिए ऐसा फार्मूला लगाते हैं। bs का b का वैल्यू पता है, a का भी पता है, c का वैल्यू पता है, सबका वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आराम से m का वैल्यू निकल जाएगा 5 और -3 आ जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है 5 या तो -3 आएगा, 2 वैल्यू आने वाला, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है ना, तो 2 वैल्यू मूल तो आना ही चाहिए। तो m का वैल्यू 2 आएगा यहाँ पर, ध्यान देना। तो 76 देख लो आप, 5 और -3 आ रहा है, यानी कि डी नंबर इसका सही होने वाला है। ठीक है, 77 में आता है। 77 में देख लो क्या हो रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप भी दिया हुआ है। अब पूछो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें कोई जान है? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे लगाओगे? फिगर से, सबका तरीका एक ही है। तो यहाँ फिगर लगा लो आप। परिमाप तो पता होगा आपको, आयत के परिमाप क्या होता है 2 इंटू, देखो फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है कि नहीं? 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? परिमाप को कितना 34 दिया हुआ है कि नहीं? अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि एल इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एल इंटू बी का वैल्यू 60 दिया हुआ है। अब यहाँ से एल प्लस बी को निकाल दो, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। एल प्लस बी को 17 दिया हुआ है, मल्टीपल दिया हुआ था, आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी यानी कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या करोगे आप? प्लस में आप करोगे 2a भी करोगे, 2 इंटू एल भी करोगे, जो भी है करोगे कि नहीं, एल इंटू बी स्क्वायर जो भी है। अब एल इंटू बी का पता है आपको, हमको निकालने क्या पूछ रहा है? विकर्ण पूछ रहा है। अब देखो विकर्ण कैसे निकलता है, विकर्ण का फल होता है ये सेम टू सेम, जो एल स्क्वायर बी स्क्वायर वही विकर्ण होगा। देखो ये क्या एल है, ये बी है, और ये विकर्ण हो गया एच मान लो। तो एच क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री कोण तो बनाएगा ही, क्योंकि आयत है। तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाता है, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करना, रूट अंडर कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? विकर्ण निकल जाएगा। तो कुछ नहीं, पहले हमको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूला से निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू एल बी का वैल्यू पुट करो तो कितना 120 हो गया, 120 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? एल प्लस बी का स्क्वायर कितना, 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 749 कितना आ जाएगा? ये लगभग समथिंग जगह 279 के समथिंग आ जाएगा। 17 कितना आ जाएगा? 17 स्क्वायर मल्टीपल कर लो 49। देखो यहाँ पे कैसे बनाया गया, कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे एल इंटू क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, फिर उसका रूट अंडर कर देना। कुल मिला के जो घटाने के बाद भी आएगा तो कितना 169 के बराबर आएगा, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ठीक है, ये दिमाग लगाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 आने वाला है। देखो 77 कैसे बनाएगा, कीजिए 77 कुछ सा होना चाहिए। देखो कैसे करा गया, देखो 289 आएगा, 17 का स्क्वायर वहाँ से 120 का तो 169 आ जाएगा, 160 का जो रूट निकालें तो कितना रूट 13 आ जाएगा, यानी कि 13 आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 78 में बोला है कि एक आदमी है, ठीक है, उसमें बोला कि शिकार के पहले 5 दिन में 4 घंटा करता है, 5 दिन में 4 घंटा काम करता है, पहले 5 दिन में 4 घंटा काम करता है, ठीक है। फिर अगले 5 दिन में क्या करता है 5 घंटा काम करता है, फिर अंतिम 5 दिन में 6 घंटा काम करता है। वो दिन कार्य करके 15 दिन में पूरा करता है, कुल मिलाकर 15 दिन में काम फिनिश कर देता है। 5 5 5 5 दिन 5 दिन और 5 दिन 15 दिन लिया, 15 दिन में काम फिनिश कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो आधा घंटे का ब्रेक लेता है, लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे काम करता है, कि 8 घंटा अगर काम कर रहा है तो आधा घंटा का ब्रेक ले रहा है, यानी कि डेली कितना 7.5 घंटा काम कर रहा है वो। क्वेश्चन पढ़ के देखो, 8 घंटा काम कर रहा है तो कितना आधा घंटे का ब्रेक ले रहा है डेली, तो 7.5 घंटा डेली काम कर रहा है। अब पूछा है कि उस व्यक्ति को कार्य करने में कितने दिनों में पूरा कर लेगा, यानी कितना दिन कार्य फिनिश कर लेगा वो। कुछ नहीं करना है, पहले तो निकालो कि कितना काम कर रहा है, कितना दिन काम किया या कितना घंटा काम किया, पहले वो निकाल लो। 15 दिन तुमको पता है कितना दिन काम कर रहा है, पहले घंटा निकालो कितना घंटा काम कर रहा है। तो 78 देखो कैसे आ जाए, 78 में कुछ नहीं करना, संपूर्ण काम का कुल घंटा, कितना घंटा काम कर रहा है। तो पहला 5 दिन कर रहा है 4 घंटा, तो 5 गुना 4 कर दिए। अगले 5 दिन क्या कर रहा है प्लस में कर दिए, अगला 5 दिन 5 गुना 5 25 अगला दिन हो गया। और उसके अगले 5 दिन कितना काम कर रहा है 30 घंटा काम किया कि नहीं। तो कुल घंटा जो आ गया 75 घंटा काम कर रहा है। डेली कितना घंटा काम कर रहा है 7.5 घंटा काम कर रहा है। अब पूछ रहे काम फिनिश करें, मैंने 75 घंटा काम करने में उसको कितना समय लग जाएगा। तो 75 बटा कितना, डेली 5.5 घंटा, तो कितना दिन लग जाएगा 75 भागा 7.5 कर देंगे,
75 घंटा को काम करना है, डेली अगर हम 7.5 घंटा कर रहे हैं तो कितना समय लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा। सही आंसर क्या होगा, 10 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, है कि नहीं। 78 का क्या होगा, सी, 10 दिन। कुछ नहीं करना था, टोटल समय निकाल लेना कितना घंटा काम कर रहा है और डेली कितना काम कर रहा है, डिवाइड कर देंगे, आ जाए कितना हो रहा है, 10 दिन, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 79 को। 79 में कोई बोल रहा है कि माना कि एन बड़ी से बड़ी संख्या है, ये सबके लिए न्यू होगा, मेरे लिए भी न्यू है ये, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ट्रिक है। इसमें हमारा एन वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको क्या कर रहे हैं, उस संख्या से इसमें सब में से क्या करते हैं, भाग दे रहा है। 1300 में भाग दे रहा है, फिर 4600 में, तो ये तो कन्फर्म है 1300 में भाग दें, 1300 से कम छोटा ही आने वाला है, ये तो सबको पता होगा। तो 1300 में भाग देते हैं, 4660 में भाग दे रहे हैं, और साथ में 6900 में भाग दे रहे हैं, यानी कि 69 में भाग दे रहे हैं। तो कोई विभाजित करने में क्या हो रहा है, शेष बच रहा है, ये बोला जा रहा है। अब तो बोल रहा है कि वो जो संख्या आएगा वो उसका जोड़ बताइए, जो अंकों का योग क्या होगा, वो छोटी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो उसका अंकों का बोल रहा है। देखो अंकों का योग बोल रहा है, जो भी संख्या है उसका अंक को जोड़ के बताना। लेकिन ऐसा संख्या आना चाहिए जो कि सब में डिवाइड करने में क्या होगा, शेषफल बचता है। तो निकालने का तरीका क्या है, देखो कैसे करना। इसको मान लो ए, बी और सी, ठीक है। इसको बनाने का तरीका कैसे, देखो 79, देखो क्या करा है। पहले तो आप क्या करो, अंतर निकालना शुरू करो। पहले क्या करो, ए माइनस बी निकालो, सेकंड में क्या करो, बी माइनस सी निकालो, फिर लास्ट में सी माइनस ए निकालो। जो आ जाएगा उसका मसा निकालना है। देखो घटाया आपने, घटाने के बाद जो भी आया अंक उसका क्या करना, मसा यानी कि HCF निकाल लो। जो HCF निकालेगा वही संख्या निकल गया, कि वही संख्या जिसे अगर इसको सबको डिवाइड करोगे बारी बारी से तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ शेषफल बचने वाला है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो संख्या निकला है उसका क्या बोल रहा है, अंकों का योग बोल रहा था, जो भी है 1 + 1 + 2 तो कितना आ जाएगा, देखो 1 + 1 + 2 + 0 यानी कि कुल मिलाकर 4 आ जाएगा। अंकों का योग कितना आ गया, 4 आ गया, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका सही होगा, ए होगा। 79 का ए आंसर सही होगा, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, ट्रिक को ध्यान देना, पहले घटाना है उसके बाद सबके मसा निकाल देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा 4। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्या बोल रहा है, किस तरह से दिया हुआ है, तो कोई बजा हुआ तो है √5 के टर्म में दे रहा है, तो इसको बोल रहा है कि परिमेय है या अपरिमेय है। कुछ नहीं करना, सबको परिमेय के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। देखो क्या करना, ये 3√5 है, तो 3√5 तो रहने दोगे आप, 125 का लिख सकते हो, 25 गुना 5 125 हो गया, तो 5√5 लिख सकते हो। नीचे में क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे आप, 10 गुना 8 यानी कितना, 16 गुना 8 16 85 लिख सकते हो कि नहीं, तो कितना 4√5 लिख सकते हो, इसको नहीं 625, और ये 6√5 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो आप जोड़ करके, तो √5 तो इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो ये जगह 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा कि नहीं, ऊपर में 8 हो जाएगा, 8√5 आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा, 4 6 10√5 आ जाएगा। √5 से √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 8 और 10 यानी कि 4/5 हो जाएगा। यानी क्या है, एक परिमेय संख्या हमको आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, एक पूरी तरह से क्या है, परिमेय है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, जो आ जाए वही हो जाएगा। तो क्या हो गया, पूरी तरह से एक परिमेय संख्या। अब निकालते हैं 81 नंबर का, जो बोल रहा है कि 81 में बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिससे 2 कोण का योग दिया हुआ, तीसरे कोण के बराबर है, ये बोल रहा है। फिर 2 कोण है वो तीसरे कोण के बराबर है, तो इसलिए आपको सबको पता है, ऐसा अंदाज भी लगा सकते हो कैसा कौन सा कोण होगा। तो सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो एक कोण होता है दूसरे कोण के दो कोणों के बराबर होता है कि नहीं, उसके सम के बराबर होता है। वैसे नहीं पता चला तो तरीका सब देखो, सबको पता है कि नहीं कि ये कोई त्रिभुज है, माना कि चलो ये त्रिभुज है, ठीक है कि नहीं। माना कि ये कोण x है, ये माना कि y है, ठीक है, और ये z मान लो। तो सबको पता है कि x + y + z क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसमें ये बोल रहा है कि जो z है वो x + y के बराबर है, यानी कि दो जो बचा हुआ कोण है उसके बराबर है। तो क्या करना है, z के वैल्यू हम पुट कर देंगे, x + y हमने पुट कर दिया, बराबर कितना 180 आ गया। कितना आ रहा है, दोनों जोड़े तो क्या आ जाएगा, 2x + 2y बराबर 180। फिर से यहाँ से x + y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, x + y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 2 180 जाएगा तो क्या 90 बचेगा, तो यानी कि दोनों का योग कितना आ रहा है, जो बचा हुआ कोण होगा उसका योग कितना आ जाएगा, 90 आएगा। वही पूछा है कि योग कितना होगा। एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप याद किया, तो तीसरा कोण में क्या होगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि क्या है, तीसरा कोण जेड जो है क्या है, जेड जो है क्या है, x + y के बराबर है। x + y की वैल्यू कितना हम निकालनी है, 90 निकालनी है। तो क्या होगा, जेड की वैल्यू कितना, 90, तीसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। काफ़ी ईजी था, या सीधे सीधे बोल सकते हो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब आते हैं 82 नंबर। 82 नंबर बोला कि एक छात्र के ने गलती से क्या लिखा है, किसी संख्या में 5/2 से गुना कर दिया, करने के बजाय क्या कर दिया, 2/5 से गुना कर दिया। करना था 5/2 से गुना किसी संख्या में, लेकिन कर दिया 2/5 से, तो कितना % त्रुटि हुआ। इसका एक ट्रिक है, ऐसे नहीं बनेगा, नॉर्मल तरीके से नहीं बनेगा, इसका ट्रिक है। तरीका ये था कि देखो कहानी ये है कि एक्स में क्या करना था,
5/2 से करना, ट्रू वैल्यू तो ये होगा, लेकिन उसने गुना क्या कर दिया, 2/5 ये कर दिया, यानी कि फॉल्स वैल्यू ये हो गया। तब बोला कितना परसेंट उसने गलती करा, त्रुटि निकालने कुछ नहीं करना, जो इसका है इसमें से माइनस कर लोगे और जो ट्रू वैल्यू उसको डिवाइड कर दोगे 5/2 और गुना 100 कर दोगे, यही है। दोनों का माइनस कर देना, कितना घाटा किया मतलब कितना गलती करा, और जो तो ट्रू वैल्यू है जो जो सही था उसको नीचे डिवाइड कर देना, गुना 100 कर देना। आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा 84%। देखो कैसे बनाया गया, सीधा सीधा 84% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 84% 83 का, सॉरी इसका 50% आएगा, एक सेकंड, हाँ 82 है, 82 का 84%, 82 कहाँ गया देखते हैं। देखो 82 में क्या माना संख्या एक से मान लिया आपने, अब सही से परिणाम करना था 5/2 से गुणा करना था, ठीक है, ये सही परिणाम हो गया, गलत परिणाम 2/5 कर दिया। अब त्रुटि कितना हो गया, त्रुटि यानी गलती किसने करा, कितना करा, तो 21/10 एक्स करेगा, क्योंकि दोनों में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद जो आया, जो त्रुटि आया उसको क्या करना है, जो सही है उसे डिवाइड करना है, गुना 100 कर देना है, उसका परसेंटेज निकालना है, तो ऐसे करेंगे पड़ेगा। तो कुल मिला कितना आ जाएगा 84% आने वाला, सिंपल। पहले त्रुटि निकालो, जो सही है उसे डिवाइड करो और गुना 100 कर दो। अब आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर बोल रहा है कि संख्या दिया हुआ है 122, उसका अनुपात दिया हुआ है 4:5 बोल रहा है, ठीक है। एक्स का मान बोल रहा है कि जेड से 20% अधिक है, तो बाई का मान जेड से कितना परसेंट अधिक होगा, बताओ आप। एक्स और बाई का अनुपात दिया हुआ है 4:5, एक्स का मान बोल रहा है कि जेड से 20% अधिक है, तो बाई का मान जेड से कितना परसेंट अधिक है। पहले तो आप मान लो कोई एक संख्या ही मान लो आप, ठीक है। बोल रहा है एक्स का मान जो है जेड से 20% अधिक, एक्स का मान जो है जेड से 20% अधिक है। माना कि जेड मान लो आप क्या, जेड मान लो 100, ठीक है, जेड आपने 100 माना, तो क्या एक्स का मान कितना हो जाए, 1 से 20% अधिक यानी कि 120 मान लिया, ठीक है। तब बोल रहा है कि जो बाई का मान होगा वो जेड से कितना परसेंट होगा, जेड का कितना परसेंट अधिक होगा। बाई को कंपेयर करना है किसे, जेड से करना है। हमको ऑलरेडी क्या दिया हुआ, एक्स रेशियो बाई, एक्स बटा बाई का वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी 4/5 दिया हुआ है कि नहीं। तो हमको निकालना क्या है, बाई निकालना है, तो बाई कैसे निकालोगे, 5x/5 कर दोगे, तो जो बाई निकालने के लिए क्या करोगे, बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5x/4 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू हमको पता है 120 मान के चल रहे हैं, तो 5/4 गुना 120, चढ़ती है 12, 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 5 15, 150 आ रहा, बाई का वैल्यू कितना आ रहा है 150 आ रहा। अब 150 आ रहा है, इसका मतलब पूछा है कि जेड से कितना परसेंट हो गया, जेड तो 100 दिया हुआ है, अब बाई आ रहा है 150, तो कितना परसेंट है, 50 अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है, देख लो 50% सीधा सीधा लग रहा है, 100 से कितना परसेंट अधिक है, 150 और देखिए ना 50% अधिक है, तो सीधा से क्या बोल सकते हैं कि 50% अधिक है किससे, वाई जेड से। कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया उसको बनाते जाना है, बोलते जाना, लिखते जाना। 100 मान लेते हैं जेड, और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो 120% निकल जाएगा, क्योंकि 20% अधिक है तो 120 आ जाएगा। और उससे रेशियो दिया हुआ तो हम बाय निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स वैल्यू को पता है, अब उसको जेड से कंपेयर कर देंगे तो निकल जाएगा 50%, ठीक है। अब आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन देखो, गलती बहुत सारे बच्चे करेंगे 84 में, सिंपल फॉर्मूला से नहीं निकलेगा ये। 84 नंबर में आप डिस्टेंस पता है, आपको चाल पता है, तो ऐसे नहीं निकाल सकते। देखो क्या लिखा हुआ, राम ए पर है, ठीक है, श्याम बी पर है, वो एक साथ एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद क्या करता है, राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटा लग जाता है, वही शाम को ए तक पहुंचने में कितना 8 घंटे लगते हैं। यदि राम का चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो श्याम का चाल ज्ञात करें। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए अब रिलेशन पढ़ा हूँ आपने दूरी चाल समय वाला में, कि क्या होता है रिलेशन। रिलेशन होता है क्या, चाल जो स्पीड 1 होता है S1/S2, और टाइम का रूट अंडर होता है, याद रखना है, उल्टा होता है T2/T1, वो भी रूट में। कुछ नहीं करना, हमको S1 पता है, S2 हमको फाइंड आउट करना है, T2 हमको पता है, T2 कितना आ रहा है 8 घंटा, तो 8 बटा क्या कर दोगे, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि बच जाएगा इधर 2 आ जाएगा, और हमको यहाँ क्या लगा हुआ है 40 से क्या कर दो, 40 से 2 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आने वाला है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो कैसे बना गया 84 का 84, कुछ नहीं कर रहा है, देखो 84, S1/S2 T2/T1 करना है। T2 पता है हमको 8 घंटा लग रहा है, T1 पता है हमको 2 घंटा लग रहा है, S1 को 40 पता है, S2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 40/2 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए किसी भी हाल में, S1/S2 रूट अंडर T2/T1 होता है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन था। अब आता है लास्ट क्वेश्चन जो कि 85 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कैसे 85 में बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रयमूल्य जो वाई वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है, तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करें। तरीका क्या हो सकता है, सबसे ईजी तरीका आप नॉर्मल मेथड क्या लगाओगे आप,
जब एक्स वस्तु को क्रय मूल्य पता है, माना कि 100 रुपया है, 100 रुपया एक्स का क्रय मूल्य है, और बाई का ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, नहीं 100 रुपये बेच रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना 25% लाभ होता है, बाई को लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना 125% है। विक्रय मूल्य क्या है 25% कमा रहा है, यानी कि 25% का वैल्यू दिया 125% है। 100% तो है नहीं इसके लिए, बाई के लिए ये 25% कमाने के बाद इससे 100 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 125% का वैल्यू कितना दिया हुआ 100। एक्स का मतलब कोई संख्या मान लो, कोई संख्या मान लो, क्या ए मान लो, चाहे बाई मान लो, बाई के लिए बाई का 125% कितना है हमारा है 100 रुपया। अब निकालना कितना है, बाई का वैल्यू निकालना है, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, बाई का वैल्यू देखो 125% निकालो तो 80 आ जाएगा, अब देख लेना, ठीक है। तो बाई का वैल्यू कितना, बाई का क्रय मूल्य कितना निकल 80 निकल गया। अब कंपेयर करना है दोनों क्रय मूल्य के बीच में, तो 100 और बाई के बीच में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य करो तो अब करो 100 रेशियो क्या कर दोगे, 100/80 करो तो कितना आने वाला है 0 से 0, यहाँ कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि 5/4 आने वाला है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका जो आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। और एक देखो सोचा समझा तरीका जो बनावटी तरीका है, देखो थ्योरी वाइज देखेंगे तो देखते हैं 85 में कैसे बनाया। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, CP जो दिया हुआ है क्रय मूल्य जो है, ठीक है, वो बाई क्या है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बाई गुना SP कर दिया आपने, ठीक है। इसमें क्या क्रय मूल्य अपन विक्रय मूल्य का रेशियो पता चल गया, बाई अपन एक्स पता चल गया। प्रश्न से क्या बोल रहा है 25% को लाभ हो रहा है, तो लाभ करने के लिए क्या करोगे आप, विक्रय मूल्य मास क्रय मूल्य करोगे, तो विक्रय मूल्य मास क्रय मूल्य अपन क्या करोगे, विक्रय मूल्य 100, यहाँ से निकल जाएगा बाई का वैल्यू और इसके बीच में रिलेशन, तो कुल मिला के जो 100 और बाई का रेशियो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, है कि नहीं। ये तरीका से बना सकते हो, या सबसे बेस्ट तरीका है वही कि 100 मान लो आप मोटा मोटी, और उससे बना सकते हो, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 85 नंबर क्वेश्चन यानी 85 क्वेश्चन, सॉरी 35 क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट करा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।